तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, स्काई डेविल मैजिशियन प्लेनेट सुजाकू से बाहर निकल जाता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेनेट सुजाकू को दोबारा से दिखाया जाता है और उसके माउंट सुजाकू वाले पीक को, जहाँ पर जाउरू खड़ी थी। पहले से काफ़ी मेच्योर हो चुकी थी और इसके बगल में लिटिल वाइट लेटा हुआ था और इस समय ये सोचती है कि अंकल आपने जो मेरे लिए बैग दिया था, अब मैं उसे खोल सकती हूँ। अब इसका डिवाइन सेंस जो था उस बैग में एंटर करता है। बैग के अंदर में बस एक वाइट लाइट पड़ी हुई थी। लिटिल वाइट देखता है पर उसे समझ में नहीं आता हुआ क्या। अब ये वाइट लाइट जाउरू के थर्ड आई में एंटर कर जाती है और इस लड़की के जो भी मेमोरीज वांगलिंग ने ब्लॉक की होंगी वो अब इसे दिखाई देने लगती है। जैसे कि उसमें ली मुवान की मेमोरी थी, जो कि वांगलिंग को कह रही थी कि मैं इस लड़की के पेट में 19 साल से हूँ और मैं इसे बढ़ते हुए मतलब बड़े होते हुए देख रही हूँ। ये मेरे बेटी के समान है, मैं इसको नहीं मार सकती। ज़ाउरू ये सब चीज़ें देख कर के मतलब इसे जब याद आ जाती है तो काफ़ी रोती है कि मतलब अंकल ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं उन्हें ढूंढूं। सीन शिफ्ट होता है और इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि लगातार सेलेस्टियल ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था। बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स को यह एब्जॉर्ब कर चुका था, लेकिन अभी भी यह असेंडेंट के मिड फेज में नहीं पहुंचा था। कारण साफ था, जब से इसका ओरिजिन सोल इवॉल्व हुआ था एंशियंट थंडर ड्रैगन की वजह से, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इस दौरान 6 महीने और निकल जाते और वांग लिंग अभी भी सेलेस्टियल जेट्स को एब्जॉर्ब कर ही रहा था। समय बीतता है, 6 महीने और निकल जाते हैं। वांग लिंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है, खड़ा होता है। इसकी आंखों में लाइटनिंग चमक रही थी और फाइनली इसका पावर लेवल एसेंडेंट के लेट फेज में पहुंच चुका था। इससे थोड़ी दूर पर जो इसका थंडर बीच था वो भी बैठा हुआ था। और अभी अगर इसे कोई देखे, इवन अगर थंडर सेलेस्टियल पैलेस वाले लोग भी देखे, तो इसे एक मैसेंजर ही समझेंगे। वांगलिंग को कल्टीवेट करते करते 900 साल बीत चुके थे, उससे ज़्यादा ही। और अब ये एसेंडेंट के लेट फेज में था। जोकुजी वगैरह जिस लेवल पे थे उस लेवल पे पहुंच चुका था। इसे बस अपना डोमेन पूरा करना है, उसके बाद ये सेकंड स्टेप कल्टीवेशन के लिए बढ़ सकता है। फिर ये उन चीज़ों के बारे में सोचता है कि सेकंड स्टेप में जाना कितना टफ है और पावर लेवल भी काफ़ी बड़ा है। ऑलसीर वगैरह सेकंड लेवल पे है, बट वो थर्ड लेवल पे जा नहीं पाते हैं। फिर एंशिएंट गॉड का पावर लेवल ऑलसीर वगैरह के मुकाबले में कितना पावरफुल या कितना कमज़ोर है, कैसे कंपेयर करेंगे, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। फिर ये सोचता है क्या फोर्थ स्टेप ऑफ कल्टीवेशन भी होता है, बट इसे पता नहीं था। अब वांग लिंग रानियन प्लेनेट की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसके बहुत सारी यादें थी। सीधा ये थाउजेंड इल्यूजन प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। खास करके इसके बाद इसको यूंगजिया प्लेनेट पे जाना था, वो जो मून गेजर सरपेंट है। वहाँ से कुछ मेटल एलिमेंट या वेन्स अगर मिल पाए तो कुछ ये कर पाए। बट उसके लिए अगर मून गेजर सरपेंट के हड्डी को आपको निकालना है तो आपको सेलेस्टियल एक्सेसन फ्रूट लगेगा, कि अगर उसे खिला दिया जाए तो वो बंदा भी बेहोश टाइप रहेगा और वांगलिंग उसकी हड्डी निकाल पाएगा। फिर एक चीज़ ये और सोचता है कि इसे एक एंशियंट गॉड जो कि बड़े हो चुके हो एडल्ट, उनकी ऑरा चाहिए ताकि इसकी जो मेन बॉडी है जल्दी जल्दी पावरफुल बन सके। इसे याद आता है, जब ये प्लेनेट यान पे था तो कल्टीवेशन अलायंस से एक बंदा आया था जिसके पास एक पक्षी था, जो कि मतलब एंशियंट गॉड ऑरा को बहुत दूर से फील कर सकता था और वांगलिंग के कंधे पे आके बैठा भी था। तो अगर वो पक्षी इसके पास होता तो एंशियंट गॉड की ऑरा ये जल्दी ढूंढ पाता। फिलहाल ये सब सोचते सोचते ये थाउजेंड इल्यूजन प्लेनेट के डोमेन एरिया में एंटर करते जाता है। और जब ये एंटर करता है तो बहुत सारे लोग जो पावरफुल लोग थे वो कांप से जाते हैं, क्योंकि एक थंडर का माइट ये लोग फील कर सकते थे। और वांगलिंग इस समय अपने थंडर बीच के ऊपर बैठ के आ रहा था और सीधा ये हुआन फैमिली के घर पहुंचता है कि हुआन फैमिली हेड बाहर आओ। अब यहाँ के जो नए हेड थे हुआन फैंक्शन बाहर आते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने शुरू में आपको पहचाना नहीं, माफ़ करिएगा। क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर 70 से 80 साल पहले आया था और ये सीधा सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट के बारे में पूछता है। फैंक्शन सोचने लगते हैं, पर इस दौरान थंडर बीस्ट गुर्राने लगता है। अब ये कहते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए। थंडर सेलेस्टियल रियल में हमें जाना था, इस बार हर 100 साल पे जाने का मौका मिलता है, बट मैं इस बार एक्सेशन फ्रूट आपको दे दूंगा। क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रियल में जाने के लिए शायद ये एक्सेशन फ्रूट लगते ही हैं। अब वांगलिंग को तो पता नहीं था, बट ये अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद ये फल चाहिए रहते हैं। अब वांगलिंग दूसरी बार कियान फैमिली की तरफ बढ़ता है। इसकी मुलाकात कियान कुजी से होती है। अब कियान कुजी तो और श्योर हो जाते हैं वांगलिंग के पास एक बीस्ट देख करके कि ये सच में मैसेंजर ही है, बट इन्हें कंफर्म भी करना था। कियान फैमिली जो थी वन फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। तो वांगलिंग के स्वागत के लिए ये सभी लोग बाहर आते हैं। हालांकि कियान कोजी का पावर लेवल वांगलिंग से ज़्यादा था, बट जो वांगलिंग का कद था, इन्हें ये लगता था कि ये मैसेंजर है, वो ज़्यादा बड़ा था। वांगलिंग इन्हें सीनियर कह के बुलाता है, बट ये बोलते नहीं नहीं,
आप तो लॉर्ड मैसेंजर हैं, आपका स्टेटस काफ़ी नोबल है। कियानको जी काफ़ी शॉक्ड थे कि जब ये बंदा 70-80 साल पहले गया था, तो ये असेंडेंट के अर्ली फेज़ में था और इतना जल्दी लेट फेज़ में पहुंच चुका है। और ऐसा काम थंडर सेलेस्टियल टेंपल के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं। अब वांग लिंग इनसे थोड़ी बातें करता है और बोलता है मुझे एक्सेसन फ्रूट चाहिए। कियानको जी सोचते हैं, क्योंकि एक्सेसन फ्रूट से ही थंडर सेलेस्टियल रियल्म जाना पड़ता है। बट अगर ये बंदा मैसेंजर है तो इसका सपोर्ट अगर मिल गया तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। और ये सोचता है कि वैसे तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम एक सेकंड स्टेप के मैसेंजर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये बंदा ये पावरफुल होता जाएगा, तो इसका सपोर्ट रहा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि थंडर सेलेस्टियल में टेम्पल में टोटल 99 मैसेंजर्स हैं। वांगलिंग को पता नहीं था, बट कियान को जिस समय कुछ सोच रहा था और फाइनली बोलता है कि हमारे पास सेलेस्टियल एक्सेसन फ्रूट तो है, हम आधा आपको दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या आप एग्री करेंगे? वांगलिंग बोलता है बोलो। अब ये बोलता है मैं आपका टोकन देखना चाहूँगा। वांगलिंग इसे वही टोकन दिखा देता है जो कि इसने थंडर डाविस्ट को मार के लिया था। अब कियान को जी श्योर हो जाता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो सच में मैसेंजर हैं। और अब ये कहता है कि जब आप यिन यांग स्टेज पे पहुंच जाओगे तो हम आपके साथी बन जाएंगे, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके पहले कि हम पूरा करेंगे। अब वांगलिंग भी सोचता है ये थंडर सेलेस्टियल टेम्पल वाले ये लोग हैं क्या चीज़, और इन चीज़ों के बारे में इनसे पूछ भी नहीं सकता था, नहीं तो फिर इनको डाउट हो जाता। अब थोड़ी समय बाद कियानकोजी के कहने पर एक बंदा फ्रूट वगैरह लेकर आता है। वांगलिंग डिवाइन सेंस से स्कैन करके देखता है, सच में वही फ्रूट्स थे। और वांगलिंग उसके बाद थैंक्स बोल के निकल जाता है। अभी तक वांगलिंग को एक पांचवा हिस्सा मिल चुका था जितनी इसकी ज़रूरत थी। इन लगभग 100 सालों में जो यहाँ पर तीसरी फैमिली थी, जू फैमिली, वो यहाँ से जा चुकी थी। अब वांगलिंग ये जो नॉर्दर्न डोमेन था, यहाँ पर एक ही प्लेनेट थोड़ी बहुत सारे हैं, तो एक्सेस एंड फ्रूट का डिमांड सबसे करता है। अब क्योंकि इसका स्टेटस मैसेंजर का था तो लोग दे देते हैं। और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वांगलिंग को सेलेस्टियल टेम्पल का थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था। जितना इसको चाहिए था उससे ज़्यादा अब एक्सेस एंड फ्रूट इसके पास हो चुके थे। 6 महीने इस दौरान और बीत चुके थे और वांगलिंग अब फाइनली प्लेनेट यूंग जिया की तरफ निकल जाता है। और ये सोच रहा था कि इस बार अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो हेवन डिफाइंग बीट का मेटल एलिमेंट भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद शायद मैं डिफाइंग बीट का ओनर बन जाऊं। रास्ते में वांगलिंग जो 1 बिलियन सोल फ्लैग था उसे एक्सप्लोर करता है, और एक ओल्ड मैन का जो इसमें सोल था, उनके पास स्केप टेक्निक्स थी, स्केप स्पेल्स। अगर आपको याद हो तो वो डेमन लैंड में इसने किसी को मारा था उसका है, तो उनके भागने के टेक्निक्स ये सीखता है। फाइनली ये प्लेनेट यूंगजिया के काफ़ी करीब था जहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा फॉग था। अब वांगलिंग उतरता है और 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, और इसके थ्रू फॉग को थोड़ा थोड़ा हटा करके ये आगे बढ़ता है। थंडर भी समझ जाता है और ये यहाँ से थोड़ा दूर निकल जाता है, और एक पूंछ के समान कोई मतलब फॉग के बीच में से पड़ता है, काफ़ी फास्ट था। थंडर भी उसे डॉज कर लेता है। वांगलिंग देखता है कि यार ये पूंछ है, मतलब इसको टेंटेकल्स बोलते हैं, ये फैमिलियर दिख रहे हैं। बेसिकली ये मून गेजर का पूंछ समझ लो या बॉडी का हिस्सा था, रेसा बोल लो। बट ये थर्ड फॉर्म में कैसे पहुंच गया? अब मून गेजर सरपेंट के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम डॉर्मेंट बोलते हैं, जिसमें वो लोग अटैक नहीं कर सकते। और वांगलिंग जब आया था तो उसे ज़्यादातर जो मून गेजर की ऑरा थी वो फर्स्ट फॉर्म में दिखी थी। दूसरा भी एक शायद यहाँ पर मून गेजर था, वो सेकंड फॉर्म में था। बट थर्ड फॉर्म में कोई नहीं था। थर्ड फॉर्म मतलब कोई जाग जाता है, अटैक करने के मूड में होता है, तब ऐसा होता है। तो इनकी जो पूरी बॉडी पर बाल होते हैं वो पूरे खड़े हो जाते हैं। अब वांगलिंग सोचने लगता है कि यहाँ पर 2 मून गेजर सरपेंट थे, पहला वाला फर्स्ट स्टेप में, दूसरा सेकंड स्टेप में, यानी दोनों सो रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसे लगता है यार फिर तो मुझे ये ट्रेजर मिल ही नहीं पाएगा। अगर मून गेजर जगह होगा तो उसकी हड्डी ये निकाल नहीं सकता। अब यह करीब जाता है तो 10,000 फीट के आसपास कैसे मून गेजर दिखता है। पूरी तरह से वो जागा नहीं था, थर्ड फॉर्म उसका बन रहा था। यानी कुछ तो इसको किसी ने किया होगा, लगता कोई 100 साल के अंदर में आया था। अब वांगलिंग इस दौरान थंडर बीस्ट से बात करता है कि तुम देख सकते हो यहाँ पर खतरे बहुत है, अभी भी तुम्हें वॉर गॉड कैरियट में नहीं जाना है, तो दोनों के खतरे बढ़ेंगे। थंडर बीस्ट थोड़ा सोचता है। वांगलिंग बोलता है भाई तू जाने दे, और ये आगे बढ़ने लगता है। वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और ये जो रेसे थे इस मून गेजर के, ये इस पर अटैक करते हैं। बट वांगलिंग टेलीपोर्ट करके बच रहा था। इधर अब ये जो मून गेजर के जो सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर एक्सेसन फ्रूट डालने को सोचता है, तभी तो वो सोएगा। और फिलहाल एक्सेसन फ्रूट को ये कंडेंस करके, मतलब उसका जो रेड लिक्विड होता है उसे निकालने लगता है। अपने ओरिजिन ऑरा को यूज़ करता है और इन टेंटेकल्स पे यूज़ करता है। टेंटेकल्स मानो स्लो हो जाते हैं, और एंशिएंट गॉड मेमोरीज के हिसाब से मून गेजर के जो सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं ये उन्हें ढूंढ रहा था कि थोड़े से काम तो नहीं होगा, अच्छा खासा एक्सेसन फ्रूट डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये बीच सोएगा। वांगलिंग जानता था इसके पास ज़्यादा समय है भी नहीं। फिलहाल ये देखता है
कि जो मून गेजर सरपेंट है अपनी बॉडी से मानो जहर निकाल रहा हो, मतलब मुंह हग रहा था, ऐसा समझो। थंडरबिस्ट थोड़ा ऊपर हवा में था और वांगलिंग को देख रहा था, और टेंटेकल्स को देखकर इसे खतरा तो महसूस होता ही है। अब इसके बॉडी से जो ये लाइटनिंग पावर निकल रहा था उसकी वजह से पूरा प्लेनेट गूंज रहा था। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि यार ये बीस्ट कर क्या रहा है। अब इसकी वजह से ये जो रेसे थे इस थंडर बीस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और रेशो में से लाल लाइट बाहर निकल रही थी और थंडर बीस्ट को घेरने लगती है। थंडर बीस्ट एक भी रेशो को तोड़ नहीं पा रहा था। वांगलिंग को समझ रहा था कि थर्ड फॉर्म में भाई इसका कोई मुकाबला नहीं है। वांगलिंग उसे समझाता है कि भाई तू शांत बैठ, गुर्रा मत, और फिलहाल ये एक्सेसन फ्रूट को निकाल करके आगे बढ़ता है। इधर प्लेनेट युंगजिया पर ही एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बॉडी के आसपास एक फर्नेस बना हुआ था, भट्टी टाइप, जो इसको घेर के था। ये एक ओल्ड मैन था। ये अचानक से आंखें खोलता है। ये कोई और नहीं, ग्रीड था। और फिलहाल ये मून गिजर जिधर से हकता है उसके अंदर फंसा हुआ। इधर वांगलिंग वो जो टेंटेकल्स यानी कि रेस से थंडर बिस्ट को बांध रहे थे वहां पर पहुंचता है और उन पे एक्सेसन फ्रूट का जूस छिड़क देता है। धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। थंडर बिस्ट अब वहां से छुड़वा लेता है खुद को, और थंडर बिस्ट इस बार छोटा हो जाता है और फाइनली वॉर गॉड कैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। इधर कुछ दिन बीत चुके थे। जहां जहां रेशी के मेन पार्ट होते हैं वहां पर वांगलिंग ये एक्सेसन फ्रूट लगाते जा रहा था, बट फिर भी खतरा था क्योंकि थर्ड फॉर्म थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। अब वांगलिंग जमीन के अंदर प्रवेश करने लगता है। बस इस बार लिक्विड थोड़े ज़्यादा थे 100 साल पहले के मुकाबले। अब जहां पर इसकी हड्डी की शुरुआत होती है वांगलिंग वहां पर पहुंच चुका था। यही तो इसे प्राप्त करना था, जिसे ये मेटल वेन भी कह रहा था। पर वांगलिंग इस दौरान चौकन्ना था कि जो बंदा मून गेजर सरफेंट को सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म जाने पर मजबूर कर सकता है वो काफ़ी पावरफुल होगा। और ये सोचता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो खतरा है, मर गया होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैं हड्डियां निकालूंगा वो बंदा बाहर आ सकता है। तो पहले वांगलिंग उस बंदे को ढूंढना चाहता था कि वो कहाँ पर है। अब हड्डी जहां जहां तक जा रही थी वांगलिंग उस रास्ते को फॉलो करता है। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है तो एक जगह हड्डी में, मतलब जहां पर वो हड्डी आगे बढ़ रही थी वहां पर कुछ सूखा सूखा दिखता है, कुछ घाव जैसा दिखता है। लास्ट टाइम ऐसा क्रैक नहीं था। अब वांगलिंग को समझता है तो इसके वजह से, क्योंकि मून गेजर काफी पेन में है, तो वो थर्ड फॉर्म में बदल रहा था। काफी गुस्से में रहा होगा। आगे बढ़ता है, फिर ये पीछे आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर जो ये म्यूकस दिख रहा था, यानी जब घाव होता है तो लिक्विड जो भर जाता है, बट वो अभी सूख रहा था, तो उसको फॉलो करता है। अभी अपने सेलेस्टियल ऑरा को यूज करता है, तो वहाँ का एरिया थोड़ा साफ हो जाता है। वहां पर इसे एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है। वागलिंग यहाँ से थोड़ा हटता है, ये समझ जाता है कि ग्रीड ये यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, क्योंकि इस माउंटेन को वांगलिंग ने देखा था ग्रिड को यूज़ करते हुए। तो इसे समझ में आ जाता है, मतलब ये लोग मेरा पीछा कर ही रहे हैं। अब ये अकेले आया है या पूरे लोग आए हैं, इसका इसे अंदाजा नहीं था। 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन वो कितना आगे गया है वांगलिंग को भी उसका अंदाजा नहीं था। अब फिलहाल ये एक्सेसन फ्रूट यूज़ नहीं कर सकता। फिलहाल ये माउंटेन भी तो है जो उस घाव के पास लगा हुआ है, जो कि बेसिकली इस मेटल वेन या हड्डी जो है मून गेजर की उसके साथ मानो फ्यूज हो चुका है। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है कि माउंटेन वाला जो हिस्सा है उसे छोड़ देता हूँ और इधर का आधा हड्डी और उधर का आधा हड्डी उससे उठा लेता हूँ। तो फिलहाल ये लिंक टियानो के स्वॉर्ड एनर्जी को यूज़ करता है और हड्डी को दो भागों में ऐसा बांटने लगता है। अब इसकी वजह से, क्योंकि वहां पर चोट था, तो मून गेजर सरपेंट को पता चलता है, तो वांगलिंग उस भाग को टच ही नहीं करता है। पर जब ये ऐसा कर रहा था तो एक कोल्डनेस ये फील करता है। इसके पीछे से मानो एक दहाड़ आ रही हो। वांगलिंग तुरंत ही स्टॉप स्पेल को यूज करता है। ये फिलहाल वो जो माउंटेन था उसे ही उठा लेता है और अपने बैग में भर के यहाँ से भागने लगता है। स्केप स्पेल यूज करता है उस ओल्ड मैन का। इसके पीछे लग गया था एक दूसरा मून गेजर जो कि 100 फीट का होगा, पर वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है क्योंकि स्टॉप स्पेल की वजह से इसे टाइम मिल गया था। अब ये सोचता है कि यार यहाँ पर कितने मून गेजर सरफेंट्स हैं, और ये जब आया मून गेजर तो वांगलिंग को पता भी नहीं चला था, और वो भी थर्ड फॉर्म में है। इस ग्रिड ने क्या किया है वांगलिंग ये सोचता है। अगर इसने बस इतना किया होता कि उस पहाड़ को इस मून गेजर सरपेंट की हड्डी पर बस डाल दिया होता तो इतने से इतना कुछ तो नहीं होता। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसे एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज में एक चीज़ दिखा था। मून गेजर सरपेंट के बॉडी में एक चीज़ होता है जिसे मून फ्लावर कहते हैं, जो कि बहुत जहरीला होता है। उसे बस एंशिएंट गॉड का ब्लड ही ठीक कर सकता है। इस चीज़ की कीमत तब बढ़ती है जब मून गेजर सरपेंट मर जाता है, तो उसके फ्लावर को लोग निकाल लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि जब मून गेजर सरपेंट मरता है तो ये जो पॉइजन है ये एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब उनकी बॉडी ही एक्सप्लोड कर जाती है, तो पूरा प्लेनेट ही विस्फोट कर जाता है। जितना बड़ा मून गेजर उतना बड़ा एक्सप्लोजन। अब ये वाला जो मून गेजर है जो कि एक तरह से पूरा प्लेनेट के रूप में है, अगर ये फटे तो ये जो नॉर्दर्न डोमेन है, ये प्लेनेट छोड़ो यूंगजिया, नॉर्दर्न डोमेन का आधा हिस्सा तबाह हो सकता है। इवन ऑलसीर जैसे लोग भी इस एक्सप्लोजन में मारे जा सकते हैं, और इस बात का अंदाजा ग्रीड को भी हो गया था।
पहले उसे वो चीज़ ट्रेजर लगा था, बट बाद में उसे समझ में आ गया था। इसीलिए इस मून फ्लावर को निकाला नहीं जाता है। और ग्रीड को वो ट्रेजर लगा था पहले, बट बाद में उसे समझ में आ गया था। इधर वांगलिंग अपना ढूंढ रहा था कि कैसे क्या करना है। समय बीतता है और इस दौरान इसे दूसरे कोई मून गेजर सरपेंट्स नहीं मिलते हैं। अब वांगलिंग सोचता है जहाँ से वो ऑरा एब्जॉर्ब करता है और निकालता है, मतलब पॉटी करता है, मुझे उस लोकेशन को चेक करना चाहिए। बेसिकली मून गेजर जो पॉटी करता है उसे बाद में एब्जॉर्ब कर जाता है, उनका थोड़ा तरीका अलग है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। वांगलिंग उस लोकेशन पे पहुंच चुका था। वहां से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। अब इस दौरान वांगलिंग जब डिवाइन सेंस फैलाता है तो अंदर से, क्योंकि उस लोकेशन के अंदर में अपना ग्रिड भाई छिपा हुआ है, उसकी ऑरा वांगलिंग फील करता है। वो आवाज़ देता है कि अगर कोई कल्टीवेटर है तो मुझे बचा लो। वांगलिंग समझ जाता है भाई ये तो ग्रिड है अपना। और ग्रिड लालच देता है। ग्रिड को नहीं पता था कि बाहर कौन है। वो बोलता है कि भाई मेरे पास बहुत ट्रेजर्स है, अगर आप मुझे बचा लोगे तो मैं सभी आपको दे दूंगा। अब क्योंकि ग्रिड काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था, इसकी चमड़ियाँ एकदम पतली हो गई थी, ब्लड इसेंस काफ़ी लूज़ कर चुका था। अगर इसका फर्नेस नहीं होता तो ये मर चुका होता। पुरानी बात है, मतलब 100 साल पहले ग्रीड यहाँ पर एक ट्रेजर फील करके आया था। इसे मेटल वेन भी दिखे थे, तो ये काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया था। तो पहले वो जो हड्डी थी जो कि बेसिकली मेटल वेन है, तो वहाँ पर इसने सेलेस्टियल माउंटेन को गाड़ दिया था। और इसकी नज़र मून गेजर सरपेंट के मून फ्लावर पर थी, बट बाद में समझ गया था ये। और ग्रीड इसलिए ये उन चीज़ों पर गिव अप कर देता है, बट ये फंस गया था। भागने की कोशिश करता है, बट मून गेजर इसे डेवोर कर जाता है। तो फिलहाल ये अंदर में फंसा हुआ था। इसे पता था कि जहाँ से बीस्ट ऑरा एब्जॉर्ब करता है मैं वहीं पर हूँ। पर इसे ये नहीं समझता कि ये बीस्ट इससे मारा क्यों नहीं, अंदर क्यों, मतलब उस लोकेशन पे फंसा के रखा है। इधर वांगलिंग इसका जवाब नहीं देता है और यहाँ से निकलने लगता है। इधर वांगलिंग को ये भी समझ में आ जाता है कि ग्रिड यहाँ पर फंसा हुआ है, मतलब ये अकेला आया है यहाँ पर। फिलहाल वांगलिंग जहाँ पर हड्डियाँ थी वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे चोट लगा हुआ था मून गेजर सरपेंट को। सेलेस्टियल गार्ड को भी ये बाहर निकालता है, कुछ हैंड सील्स बनाता है, एक्सेसन फ्रूट वहाँ पर डालता है ताकि मून गेजर सरपेंट थोड़ा नशे में चला जाए। और बहुत सारे डालता है, 10,000 बूंदे समझ लो। वांगलिंग इस दौरान अंडरवर्ल्ड का थर्ड एबिलिटी यूज करता है और अब बोन एक्सट्रैक्शन यानी हड्डियां निकालना शुरू कर देता है। अब इसमें जो पूरा प्लेनेट था वो थर थर आके कांप रहा था, मानो मून गेजर सरपेंट काफी दर्द में था। बट एक्सेसन फ्रूट के नशे की वजह से इसे उतना फील नहीं हो रहा था। पर इस दौरान सरपेंट काफी हिल रहा था और वांगलिंग हड्डियां उखाड़ते जा रहा था। मून गेजर सरपेंट के आसपास एक फॉग सा बनने लगता है, रेड फॉग सा। जैसे जैसे हड्डियां उखाड़ रहा था पूरा प्लेनेट हिल रहा था। बट मून गेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द हो कहाँ से रहा है, नशे की वजह से। वांगलिंग अब तक हड्डी लगभग 100 फीट के आसपास उखाड़ चुका था और काफी फोर्स इसे लगाना पड़ रहा था, अपने थंडर पावर, अंडरवर्ल्ड पावर, लेट असेंडेंट फेस के पावर। फिर भी इसे काफी मशक्कत हो रही थी। अब जो इसका गार्ड था दूसरे साइड से वो उखाड़ रहा था, मतलब दोनों हड्डी के एक एक पार्ट को उठा रहे थे। इस दौरान मून गेजर काफी तेज से दहाड़ मारता है। इसके जो रेशे थे और लाल हो जाते हैं और इसका जो थर्ड फॉर्म था वो कंप्लीट हो रहा था, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो था एक्सेसन फ्रूट की वजह से। हड्डी काफ़ी बड़ी थी, उसे बैग में भी नहीं रखा जा सकता था। तो वांगलिंग उसे ले करके हवा में उड़ने को देखता है। सेलेस्टियल गार्ड भी दूसरे हिस्से को उखाड़ चुका था और वांगलिंग को फॉलो करता है। वांगलिंग जानता था जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो सरपेंट पीछे लगा तो बचना मुश्किल है। अब ये रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को बाहर निकालता है। इसे थोड़ा दर्द होता है क्योंकि फिलहाल ये इसे यूज़ करने वाला था, क्योंकि ये जो रेशे थे ये अपने आप इस हड्डी को फॉलो कर रहे थे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन से इन्हें ब्लॉक करता है, बेसिकली इन्हें एक्सप्लोड करवा देता है। इवन जो ये डिस्ट्रक्शन था उससे भी मानो मून गेजर को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। फिलहाल उन रेशों से ये छूटते हैं और ऊपर हवा की तरफ बढ़ते हैं। पर फिर से पृथ्वी में मानो एक भूकंप सा आ जाता है, एक दहाड़ सुनने को मिलती है। वांगलिंग की जो सेलेस्टियल हो रही थी मानो कोलैप्स करने लगी हो। ये खून की उल्टी करता है। सेलेस्टियल गार्ड भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एक बड़ा सा मुंह इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ था। प्लेनेट यूंगजिया ये धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा था। बेसिकली ये प्लेनेट था ही क्या, मून गेजर सरपेंट का पूरी बॉडी ही था। और इस मुंह के अंदर ये एक फ्लक्चुएशन फील करता है जो इसके तलवार का था, 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन का। वांगलिंग बस इशारा कर देता है, स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्पिन। अब स्वॉर्ड फॉर्मेशन इसका नाचने लगता है और इस मुंह के अंदर में एक लाइटनिंग पावर देखने को मिलता है। तो अंदर से इस सरपेंट के ये अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक करता है। बट मून गेजर सरपेंट के लिए मानो चूहे के समान अटैक था। अब 7 तलवार थे तो उसमें से जो पहला तलवार था जिसे वांगलिंग रैट स्वॉर्ड कहता है उसे एक्सप्लोड करवा देता है। मून गेजर सरपेंट फिर से थोड़ा सा दर्द में आता है, बट फिर से आगे बढ़ता है। अब वांगलिंग ऐसे कर करके पिग स्वॉर्ड, सिप स्वॉर्ड, मंकी, ऑक्स, टाइगर, हेयर सभी को एक्सप्लोड करवा देता है। मून गेजर सरपेंट उसे और गुस्सा आता है, पर सातों तलवार एक्सप्लोड करने के बाद भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी ये कंफ्यूज था कि इसे दर्द हो कहाँ पे रहा है।
बट इसे ये लगता है कि 2 लोग जो कुछ लेके भाग रहे हैं, वो मेरा है, इसलिए इनका पीछा कर रहा था। और वो कुछ एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज में बोलता है। वांगलिंग हैरान था कि भाई मून गेजर सरपेंट ये एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ये भी समझ में आता है कि ये जो मून गेजर सरपेंट है, ये बेसिकली पैरासाइट होते हैं। तो जिस भी एंशिएंट गॉड के बॉडी के अंदर था ये, वो एडल्ट थे, मतलब काफ़ी पावरफुल रहे होंगे। और एक पावरफुल स्पेल वांगलिंग की तरफ पड़ता है, जो कि आराम से 8 स्टार एंशिएंट गॉड का स्पेल कहा जा सकता है। एक लाइफ और डेथ डेथ का एक वांगलिंग को फीलिंग आती है। अब वांगलिंग भी एंशिएंट गॉड 2C का एंशिएंट गॉड वाला लैंग्वेज यूज़ करता है। तो मून गेजर सरपेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब इस लैंग्वेज को सुन करके, तो थोड़ा समय के लिए रुक जाता है। और इसी समय उन जमीन के दरियाओं में से, यानी क्रैक में से, एक बंदा बाहर निकलता है। ये था ग्रीड। काफ़ी एक्साइटेड था कि फाइनली आज़ाद हो गया, क्योंकि मून गेजर सरपेंट इसे जहाँ पर दबा के रखा था, वो लोकेशन थोड़ा सा खुल गया था। 100 सालों के बाद इसे तारे वगैरह देखने का मौका मिला था। पूरी इसकी शरीर बदबू मार रही थी, और ये सोचता है कि अगर मैं कभी भी फ्यूचर में ट्रेजर हंटिंग के लिए गया तो बहुत सावधान रहूंगा। भाई ऐसी भी चीज़ है दुनिया में। चलो कोई ना, ओल्ड मैन ग्रीड अब फ्री हो चुका है। इधर मून गेजर सरपेंट ये जो नशे में था, वो नशा खत्म हो चुका था। सरपेंट फिर से एंसेंट गॉड लैंग्वेज में बोलता है, वांगलिंग भी से बोलता है कि मैं तुम्हें ये आधा हड्डी दे देता हूँ। तो मून गेजर सरपेंट की तरफ आधा हड्डी, जो कि इसके गार्ड के पास था, उसे ये फेंक देता है। मून गेजर सरपेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो अपना ही लग रहा है। अब फाइनली इसे याद आता है और सरपेंट इसे डिवोर करने लगता है। इधर ग्रिड एक्साइटेड था, काफ़ी तेजी से भाग रहा था, क्रैक से बाहर आ चुका था। तभी इसके ऊपर में एक शैडो दिखाई देता है। ये तो माउंटेन है। ग्रिड एक्साइटेड हो जाता है। अब इस माउंटेन को कैसे भी अवॉइड करता है अपने फर्नेस की मदद से। इधर मून गेजर सरपेंट आधा से ज़्यादा माउंटेन को टेफोर कर चुका था। इसे अब याद आने लगता है। अब वांगलिंग और सेलेस्टियल गार्ड दोनों मिलकर के वो जो हड्डी थी उसे पकड़ के भाग रहे थे। मून गेजर सरपेंट को याद आ जाता है कि यार ये तो मेरी हड्डी है। दर्द भी अब ये फील कर पा रहा था और काफ़ी गुस्से में था ये। अब वांगलिंग ने एक चीज़ देखा था एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी में, कि अगर हेवेंस के पास स्पिरिट है तो एंशिएंट गॉड के पास मून गेजर है। मतलब ये उतने पावरफुल होते हैं। इवन एंशिएंट गॉड को नहीं पता कि इनके बॉडी में मून गेजर बनते क्यों हैं। खास करके टूसी को तो एटलीस्ट नहीं पता था। और मून गेजर एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं एंशिएंट गॉड की, जिसे फिंगर ऑफ एंशिएंट गॉड कहा जाता है। उसकी ऑरा बढ़नी शुरू होती है। प्लेनेट और तेज़ी से फटने लगता है। इसके जो बॉडी के रेशे थे काफ़ी तेज़ी से फैलने लगते हैं। ग्रिड बाहर आ रहा था अपने फर्नेस के साथ में, बट देखता है कि यार मून गेजर तो गुस्से में है। और जो वो गड्ढा था जहाँ से ये निकल रहा था, वो फिर से भरने लगता है। ग्रिड चिल्लाता है, नहीं। खून के आंसू मानो ये रो रहा था। इधर वांगलिंग स्टार कंपास को निकालता है, उस पर बैठता है, तेजी से भाग रहा था। यह अचानक से काफ़ी तेजी से मूव करता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। मुंह खोलता है और एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज बोलता है। वांगलिंग की पूरी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब इसकी तरफ 100 छोटे छोटे मून गेजर सरपेंट्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे। और ग्रीड भी इसके मुंह में ही था। ग्रीड जब ये अपना मून गेजर सरपेंट मुंह खोलता है तो फिर से एक्साइटेड हो जाता है तारू वगैरह को देख करके, और अंदर से देखता है यार वो स्टार कंपास पे कौन भाग रहा है। और वांगलिंग को पहचान जाता है और उसका जो नफरत था और बढ़ जाता है। वांगलिंग इधर सेलेस्टियल वाइन निकालता है और थोड़ा सा पीता है। अब 2 बूंद ही बस सेलेस्टियल वाइन बची थी। अब इसकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल ऑरा थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। थोड़ा पेन भी होता है, बट ये बर्दाश्त करता है। और फिर से मून गेजर सरपेंट की तरफ देख करके स्टॉप स्पेल को यूज़ करता है। मून गेजर सरपेंट जो एक अटैक रिलीज करने वाला था, थोड़े समय के लिए रुक जाता है। वांगलिंग नहीं कर पाता इस लेवल का पावर, बट वाइन की वजह से इसका पावर थोड़ा भी ज़्यादा था। छोटे छोटे सरपेंट्स तो रुक जाते हैं, बट मेन मून गेजर तो था, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता है, वो फिर से आज़ाद हो जाता है। बट ग्रीड रुक गया था उसके अंदर में। ग्रिड को और गुस्सा आता है कि भाई ये चल क्या रहा है। ग्रिड चिल्लाता है कि वांगलिंग तो भाई भागना मत। वांगलिंग ग्रिड को देखता है, फिर से स्टॉप स्पेल को यूज़ करता है, क्योंकि ग्रिड जो था अभी वो अपनी एबिलिटी यूज़ करने वाला था कि मतलब वांगलिंग को इस सांप के पेट में डाल देगा और अपने बाहर आ जाएगा वांगलिंग की जगह पे। बट वांगलिंग का स्पीड फास्ट था, स्टॉप स्पेल ये पहले यूज़ कर लेता है। मून गेजर की नज़र अब ग्रीड पर पड़ती है। फर्नेस के अंदर से एक ऑरा आ रही थी जो मून गेजर सरपेंट को शायद पसंद थी। और उस समय मून गेजर सरपेंट ने ग्रिड को इसीलिए नहीं मारा था, हालांकि वो नींद में था, बट ये ऑरा उसे अच्छी लगी थी। तो ये बस अपने अपने रेसों की मदद से ग्रीड को अपने पॉटी वाली जगह पे भेज दिया था, बट वहीं से ये एब्जॉर्ब भी तो करता था। फिर से स्टॉप स्पेल का प्रभाव रुकता है। ग्रीड एक बार फिर से पेट के अंदर था, तो वांगलिंग के लिए नफरत इसकी और बढ़ जाती है कि सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। ये दांत पीस रहा था गुस्से में। अब ये अपने ऑरा को रिलीज करता है, फर्नेस पर एक छाप सा छोड़ता है, वाइट लाइट बाहर निकलती है। इधर वांगलिंग खून की उल्टी कर रहा था, सीरियसली इंजर्ड ये हो चुका था। सेलेस्टियल गार्ड की भी हालत थोड़ी खराब ही थी। इधर ग्रीड का जो फर्नेस था वो बड़ा होने लगता है। ग्रीड बोलता है भाई मैं बच जाऊं बस, मुझे ये मेरा फर्नेस भी नहीं होना।
अब मून गेजर के मुंह में भी ये फर्नेस नहीं आ रहा था, तो उसे इस फर्नेस को बाहर निकालना पड़ता है, बट अपने रेसों से फर्नेस को ये बांधने लगता है। ग्रिड इस दौरान एक दूसरे ट्रेजर को यूज करता है जो कि एक स्क्रीन के समान था। अब इस स्क्रीन को इसने वांगलिंग के खिलाफ भी यूज किया था, जिसमें माउंटेन और रिवर्स दिखते हैं। बट वांगलिंग इस ऑरा को फील कर लेता है, यार ये तो माउंटेन रिवर पेंटिंग है। ये स्टार कंपास को स्लो करता है। मून गेजर सरपेंट, इसके बॉडी पर एक मार्क चमकता है, वो एंशिएंट गॉड का लैंग्वेज था। और एक फिंगर अटैक फाइनली बनता है। हालांकि वो इल्यूजन के समान था, बट वांगलिंग समझ रहा था ये फिंगर ऑफ एंशिएंट गॉड अटैक है। अब इसके पसीने छूटने लगते हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।